हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने सारे ही सब्जेक्ट को कवर किया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स और साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने इस टेस्ट पेपर में लिए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है और आपके मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम अभी इसी महीने है, उसकी डेट शीट आ गई है। और सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम, सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है। तो सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता की कौन सी एक विशेषता नहीं है, पूछा है। तो हमें चारों पढ़ने हैं। इसमें 3 विशेषता हैं और एक नहीं है। तो देखते हैं। इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। बिल्कुल सही है। आहड़ सभ्यता की पशुपालन मुख्य आधार था इनकी अर्थव्यवस्था का। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है, इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? ये नीम का थाना सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ टेराकोटा वृषभ आकृतियां मिली है। तो ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी नहीं है। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय काले चमकीले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का प्राचीन स्थल कौन सा है? तो देखिए, ये जो चमकीले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला जो राजस्थान का प्राचीन स्थल है वो है विराटनगर। विराटनगर कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है विराटनगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता को कपीशवर्णी मृत पात्र का प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, कपीशवर्णी जो मृत पात्र प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता सीकर नीम का थाना में स्थित है। राजस्थान के सीकर नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने रावल शाखा को जन्म दिया था? तो देखिए, मेवाड़ के रावल शाखा का जन्म पहले तो मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है ना, उसके शासक थे रण सिंह। और रण सिंह का पुत्र कौन था? खेम सिंह। तो खेम सिंह, रण सिंह के मरने के बाद जो रावल शाखा है वो जो गुहिल वंश है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक रावल शाखा है जिसके रावल शाखा के जन्मदाता या रावल शाखा को जिसने बनाया वो है खेम सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा खेम सिंह। खेम सिंह रण सिंह के पुत्र थे जिन्होंने गुहिल वंश राजवंश के रावल शाखा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा है? तो देखिए, जो दशरथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के जो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल का वो जत्र सिंह के काल को कहा है। जत्र सिंह को इन्होंने मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक भी कहा है। कि इन्होंने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक और मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल, कौन से काल को? जत्र सिंह के काल को कहा है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था? तो देखिए, दिल्ली पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में किया था और इसको अपने कब्जे में कर लिया था। 1301 ईस्वी में इसने कहाँ पर? रणथंभौर में विजय प्राप्त की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के किस शासक ने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी? तो देखिए, सिसोदिया वंश की नींव डाली थी राणा महाराणा हम्बीर ने। राणा हम्बीर के बाद जो भी शासक हुए थे वो महाराणा के नाम से जाने लगे थे। और महाराणा हम्बीर है, उन्हें कीर्ति स्तंभ में इन्हें कौन सी उपाधि, किस नाम से पुकारा गया है, किस नाम से उनका नाम लिखा गया? तो हम्बीर को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन के नाम से
विषम घाटी पंचानन के नाम से इन्हें पुकारा गया है। विषम घाटी पंचानन। किसे? हमीर को। कहाँ पर? कीर्ति स्तंभ में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में जावर में चांदी की खान की खोज हुई थी? तो देखिए, जावर में चांदी की खान की खोज हुई थी महाराणा लाखा के काल में। और इनके शासन काल में उदयपुर शहर के बीचों बीच एक बंजारे ने क्या पिछोला झील का भी निर्माण करवाया था। किसके शासन काल में? महाराणा लाखा के शासन काल में उदयपुर शहर के बीच में पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था महाराणा लाखा के काल में। और जो जावर की खान है चांदी की, ये उदयपुर में, ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। तो देखिए, राजपूताना जो मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी 1919 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। किसके प्रयासों से की गई थी? तो जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ एकीकरण समूह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री दिए गए हैं। इसमें दिया गया है मत्स्य यूनियन। मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। बिल्कुल सही है, मत्स्य संघ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। राजस्थान यूनियन के मुख्यमंत्री थे गोकुल लाल असावा, ये भी एकदम सही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के मुख्यमंत्री थे माणिक्य लाल वर्मा, ये भी एकदम सही है। तो ये देखिए, तीन भी आपको याद रखने हैं कि मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन के मुख्यमंत्री शोभाराम कुमावत, राजस्थान यूनियन के गोकुल लाल असावा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के माणिक्य लाल वर्मा। परंतु यूनाइटेड राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया नहीं थे, इनकी जगह थे हीरा लाल शास्त्री, इसके मुख्यमंत्री थे। हीरा लाल शास्त्री इसके मुख्यमंत्री थे यूनाइटेड राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए, जो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। माणिक्य लाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, और बिजोलिया किसान आंदोलन भी हम देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन था वो 1897 से लेकर के 1941 तक चला था। तो देखिए, आप देखिए कितना लंबा पीरियड तक ये चला था, 1897 से 1941 तक। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन ही हम इसे बोल सकते हैं। और विजय सिंह जो माणिक्य लाल वर्मा है, इनका इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण किस रियासत को मिलाकर पूरा किया गया था? तो देखिए, राजस्थान एकीकरण का जो तृतीय चरण था वो 18 अप्रैल 1948 को बनकर पूर्ण होता है। इसे हम संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। और ये इस एकीकरण में तृतीय चरण में जो उदयपुर रियासत है ना, इसको मिलाकर इसे पूर्ण किया गया था। तो राइट आंसर होगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत महिला कौन है? तो बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत महिला गौरीबाई को जाना जाता है। गौरीबाई बागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि गौरीबाई कृष्ण भक्त थी मीरा के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रति वर्ष भाद्र सुदी नवमी को मेला भरता है? तो देखिए, साथू गांव में जो लोक देवता हैं वो हैं फत्ता जी, और फत्ता जी का मेला भाद्रपद सुदी नवमी को भरता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ युग्म दिए गए हैं, एक तरफ माता, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो ये जगत माता का मंदिर उदयपुर में, बिल्कुल सही है, जगत माता का मंदिर उदयपुर में स्थित है। करणी माता का मंदिर चित्तौड़, तो ये बिल्कुल गलत है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। अगला है नारसिंह माता बांसवाड़ा में, ये भी एकदम सही है। आवड़ माता जैसलमेर, ये भी सही है। तो नारसिंह माता का मंदिर बांसवाड़ा में आसन गांव में स्थित है। करणी माता का मंदिर देशनोक में बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देखिए ख्याल गायकी है, उसमें दिया गया है कि शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इसके अनेक घराने, ये था जयपुर घराना, किराना घराना का निर्माण हुआ। तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें जयपुर घराना और किराना घराना का निर्माण हुआ था। मनरंग को ख्याल के जयपुर घराना का प्रवर्तक माना जाता है, बिल्कुल सही है। मनरंग है वो जयपुर के ख्याल घराने हैं उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। किराना घराने के प्रवर्तक बंदे अली खान प्रसिद्ध बीनकार थे, ये भी एकदम सही है। तो देखिए इसमें ये तीन सही हैं, इनको भी आपको याद रखना है कि जो बंदे अली खां हैं वो बीनकार कहलाते हैं। कौन से घराने के? किराने घराने के। ख्याल घराने के मनरंग प्रवर्तक है, और जयपुर घराना और किराना घराना का निर्माण शैलीगत विशेषताओं के आधार पर होता है। परंतु जो मेवाती घराने के आरंभकर्ता हद्दू खां और हस्सू खां नहीं थे। मेवाती घराने के आरंभकर्ता माने जाते हैं नज़ीर खान और वाहिद खान, दो भाई थे। ये मेवाती घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? नजीर खान और वाहिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भीलों के नृत्य को दर्शाता है? तो देखिए भीलों के नृत्य को दर्शाता है गैर नृत्य, द्विचक्री नृत्य और हाथी मन्ना नृत्य। ये तीनों ही नृत्य भीलों के प्रसिद्ध नृत्य हैं। वहीं अगला देखिए चरी नृत्य है। चरी नृत्य जो गुर्जर जनजाति है, गुर्जर जाति के लोग इसे करते हैं, और ये फेमस कहाँ का है? तो ये किशनगढ़ अजमेर का फेमस है। वहीं वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज कौन से तिथि को कब मनाई जाती है, कौन से महीने में? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम तथा चावल रखने का पात्र क्या कहलाता है? तो ये चोपड़ा कहलाता है। हम सबको पता है जब हम कोई भी शुभ कार्य होता है तो चोपड़े का प्रयोग जरूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए एक तरफ दिए गए हैं जैसलमेर, एक तरफ राजस्थान के दुर्ग और दूसरी तरफ दुर्गों के प्रकार। तो देखिए एरण दुर्ग हम पहले देख लेते हैं। एरण दुर्ग क्या होता है? एरण दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ क्या खाइयां हो, जंगलों में कटीली झाड़ियों से घिरा हो और चट्टानों से घिरा हो, वो एरण दुर्ग कहलाता है। धानव दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, वो धानव दुर्ग कहलाता है। वहीं ओदुक या जल दुर्ग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, और गिरी दुर्ग जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हो। तो ये चारों हमको याद रखने हैं कि कौन सा दुर्ग क्या कहलाता है। तो अब देख लेते हैं जैसलमेर का दुर्ग, हमने अभी देखा जैसलमेर का दुर्ग कौन सा दुर्ग होगा? तो जैसलमेर का दुर्ग धानव दुर्ग होगा जो कि चारों तरफ से किससे? मरुस्थल से घिरा हो। वहीं तारागढ़ बूंदी में स्थित जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग होगा? तो वो होगा गिरी दुर्ग। तारागढ़ बूंदी में स्थित है वो गिरी दुर्ग है। वहीं गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। तो ये कौन सा दुर्ग है? ये एरण दुर्ग है। कौन सा? सॉरी, ये गिरी वो है ओदुक दुर्ग है। कौन सा? गागरोन का दुर्ग ओदुक दुर्ग है, क्योंकि ये चारों तरफ से किसे? पानी से घिरा हुआ है। और चित्तौड़ का दुर्ग है वो एरण दुर्ग है, क्योंकि चारों तरफ खाइयों से, जंगलों से, कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो होगा 2, 4, 3 और 1। जैसलमेर का दुर्ग कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर का दुर्ग धानव दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में स्थित है वो है गिरी दुर्ग। गागरोन दुर्ग ओदुक या जल दुर्ग है, और चित्तौड़ का एरण दुर्ग है। तो आप इसका देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 2, 4, 3, 1। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कांच पर कंचन का करिश्मा किस कला को कहा जाता है? तो देखिए ये कला कहा जाता है थेवा कला को। कांच पर सुंदर सुंदर चित्रण अंकन किया जाता है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की थेवा कला बहुत प्रसिद्ध है, और इसमें भी सोनी परिवार बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। तो ये थेवा कला। अगला क्वेश्चन है, जिनोटन क्या है? तो देखिए जिनोटन क्या होता है? जो वर पक्ष है ना, वो एक भोज देता है, वो ही जिनोटन कहलाता है। मतलब वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जिनोटन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चड़वा और बंधारा किसे कहा जाता है? तो देखिए चड़वा और बंधारा उसे कहते हैं जो बंधाई का काम करते हैं, कारीगर होते हैं, वो चड़वा या बंधारा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन के अनुसार राजस्थानी भाषा का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जॉन अब्राहम ग्रियसन ने राजस्थानी भाषाओं के युग्म दिए थे। उन्होंने पूर्वी मारवाड़ी ढाडकी को क्षेत्र बताया था, उत्तरी मारवाड़ी शेखावाटी को बताया था,
और दक्षिणी मारवाड़ी देवड़ा वाटी को कहा था, परंतु पश्चिमी मारवाड़ी इन्होंने बीकानेर को नहीं कहा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ नामक रचना किसने लिखा था? ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे उत्तरतम स्थान देखिए तो इंदिरा कोल सबसे उत्तरतम स्थान है, और सबसे दक्षिणतम अगर पूछे तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल वो कुल संसार के क्षेत्रफल के 2.42% भारत का कुल क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल के। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनके प्राचीन नाम दिए गए हैं नदियों के, तो झेलम नदी को प्राचीन नाम विस्तता ही है, एकदम सही है। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, बिल्कुल सही। रावी और अंगिर की या नहीं, रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी नदी है, परुषणी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी, और व्यास का विपासा, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी परुषणी नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? तो देखिए जो जैव विविधता तप्त स्थल है वो है पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है ना, वो जैव विविधता तप्त स्थल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अर्धशुष्क स्टेपी मैदानी भाग के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? तो देखिए अर्धशुष्क स्टेपी मैदानी भाग देखते हैं। यह प्रदेश संकरणीय जलवायु क्षेत्र प्रदेश है, बिल्कुल सही है। ये बहुत ही संक्रमणीय जलवायु प्रदेश है। यहाँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस प्रदेश को शुष्क रेतीले भाग से बिल्कुल अलग करती है। घग्गर का मैदानी भाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों ही सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रदेश में अस्थायी पलाया झीलें पाई जाती हैं, बिल्कुल नहीं, अस्थायी पलाया झीलें जो होती हैं वो थार के मरुस्थल डेजर्ट एरिया में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं, राज्य के दक्षिण व पूर्वी जिलों में वर्षा ऋतु के दौरान जो वर्षण की तुलना में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि जो दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं वहाँ वर्षा के दौरान जो वर्षण होता है ना, वो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन की दर वहाँ कम होती है। दूसरा दिया गया है, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक जैसलमेर जिले में होती है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो मिट्टी है उसमें लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का, पाइराइट का, रॉक फॉस्फेट तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम, पाइराइट और रॉक फॉस्फेट तीनों का प्रयोग मिट्टी की लवणीयता को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नदियां राजस्थान के किस संभाग में पाई जाती हैं? तो सबसे ज्यादा नदियां हैं वो कोटा संभाग में हैं, राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य चीतल की मातृभूमि कहलाता है? तो देखिए चीतल की मातृभूमि माउंट आबू अभ्यारण्य जो है ना वो कहलाता है चीतल की मातृभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्ट प्रजनन प्रोत्साहन योजना ऊष्ट विकास कार्यक्रम के तहत ऊंट पालकों को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है? तो देखिए ऊंट पालकों को आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये की राशि उन्हें प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का राजस्थान एकमात्र उत्पादक है? तो देखिए राजस्थान एकमात्र उत्पादक है सेलेनाइट का, सेलेनाइट में राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का युग्म सही है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो शहरी लिंगानुपात वाला जिला है वो है बारां, भीलवाड़ा, नागौर, बीकानेर। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा और बारां। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बारां, बीकानेर, भीलवाड़ा और नागौर ये चारों ही शहरी जो शिशु लिंगानुपात है उसमें सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान टूरिज्म के प्रतीक चिन्ह या स्लोगन क्या लिखा हुआ है? तो देखिए इसका प्रतीक चिन्ह है पधारो हमारे देश, इसका प्रतीक चिन्ह है। और ये किसके अधीन आता है? तो ये देखिए आता है राजस्थान विकास निगम जो आरटीडीसी है ना, आरटीडीसी की स्थापना कर आरटीडीसी के तहत आता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना होती है आरटीडीसी की। राजस्थान विकास निगम लिमिटेड, यानी कि जो इसकी आरटीडीसी हम इसको देखें तो 1 अप्रैल 1979 को स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जयपुर, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। दूसरा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला श्री गंगानगर, तो ये भी एकदम सही है। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति प्रतिशत में पूछा है श्री गंगानगर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला अजमेर, तो ये गलत है। सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति जनसंख्या वाला जिला है वो बांसवाड़ा है, ना कि अजमेर, बांसवाड़ा। और अगला है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बीकानेर, तो ये सही है। बीकानेर के साथ में इसमें नागौर भी आप ऐड कर सकते हैं, नागौर इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो देखिए, जो एकात्मक सरकार है उसमें समस्त जो ताकत होती है वो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? तो देखिए, अधिकारों और कर्तव्य के बीच में संबंधित है कि अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित हैं। यही बिल्कुल सही है कि दोनों एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें देखिएगा, ये बिल्कुल सही है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बिल्कुल बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल जो अधिकार है वो आमतौर पर यथोचित निबंधनों के अधीन है, बिल्कुल उसके अधीन है, ये भी सही है। धर्मनिरपेक्षक किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1, 2, 3 तीनों ही सही इसके उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का मूल अधिकार कौन से नंबर पे आता है, कौन से स्थान पे आता है? तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो मूल अधिकार है वो 3रे नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में शामिल नहीं है? तो पंचायती राज जो कार्य की संस्थाएं हैं वो जन्म मृत्यु पंजीकरण इसके अधीन नहीं आता। पशुपालन डेयरी उद्योग आता है, गरीबी उन्मूलन आता है, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा आती है, परंतु जन्म मृत्यु पंजीकरण इसके अधीन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह विकल्प छाड़िए जिसमें कार्यवाहक राज्यपालों का समूह है। तो कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे हैं? तो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं जगत नारायण, वेदपाल त्यागी और पी.के. बनर्जी, ये तीनों कार्यवाहक राज्यपाल के पद पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करता है। नेक्स्ट दिया गया है, राज्यपाल में विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति निहित है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल में विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति बिल्कुल निहित नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। तो नेक्स्ट है, अनुच्छेद 176 का संबंध राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से है, तो ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, तो इसमें होगा 1, 3, 4 और 5। तो सेकंड नंबर का इसमें गलत है, तो कौन से नंबर पे है 1, 3, 4? देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। तो देखिए, राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है वह राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं, तो ये गलत है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं होते हैं। राज्यपाल राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो ये भी एकदम सही है कि जो सैनिक बोर्ड है उसके अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है ये है राजस्थान के भूतपूर्व जो सैनिक के हितार्थ गठित समेकित विधि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, तो ये भी एकदम सही है कि ये इनके ये होते हैं, परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ये नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर है, 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 बी में है, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की विधानसभाओं और सही नहीं है, विधानसभाओं और उनके अध्यक्षों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, उनके अध्यक्षों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है, तो ये नहीं है पूछा है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, बिल्कुल सही है, प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल श्रीमती सुमित्रा सिंह, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। वहीं 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष पूछे तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, बिल्कुल नहीं, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, सीपी जोशी थे, सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ये गलत सुमेलित है। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, बिल्कुल अभी वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने राजस्थान के उच्च न्यायालय को स्थापना जोधपुर में करने की सिफारिश की थी, तो देखिए जो ये राजस्थान उच्च न्यायालय है ना, ये इसकी स्थापना अगर पूछे तो कब हुई थी, ये हुई थी 1949 में इसकी स्थापना होती है, 1949 में। और ये जोधपुर कब स्थानांतरित किया जाता है, तो ये 1956 में ये जोधपुर इसको स्थानांतरित किया जाता है, 1956 में इसको जोधपुर, जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। किस समिति की सिफारिश थे, तो ये सत्यनारायण जो राव समिति है इसकी सिफारिश से इसे जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया जाता है 1956 में। BR पटेल जो समिति है वो क्या था कि जयपुर को जो एकीकरण के समय जयपुर को राजधानी बनाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया जाता है, तो ये BR पटेल समिति उससे संबंधित है। इसमें अगर राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित पूछे कि जोधपुर किस समिति की सिफारिश से की गई, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से 1956 में जयपुर से जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछे तो 1949 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है जिला कलेक्टर के बारे में किसने कहा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, तो देखिए ये कहा था VT कृष्णाचारी के द्वारा कही गई बात है कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। जो आयोग के सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया, परंतु ये 3 सही हैं तो हमें इन्हें भी पढ़ना जरूरी है। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तो वो पूर्ण हो जाता है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे, ये भी सही है, परंतु ये गलत है कि आयोग के सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती हैं, ये गलत है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो इसमें देखिए दिया गया है वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, तो ये सही है, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है मुख्य सचिव। और नेक्स्ट दिया गया है वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, तो ये भी एकदम सही है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत है, वो मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है ना कि राज्यपाल का। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देश में सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो देखिए देश में जो सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था वो राजस्थान राज्य प्रथम था ये लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन है गंगानगर अगेती किस फसल की
की फसल है गंगानगर। अगेती जो फसल होती है ना, वो कौन सी फसल है, तो वो कपास की फसल कहलाती है। अगेती फसल गंगानगर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भूभाग को कृषि दृष्टि से देखिए ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। राजस्थान के भूभाग को कृषि की दृष्टि से पूछा है। इसमें कृषि की दृष्टि से कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो देखिए ये बांटा गया है 10 जलवायु प्रदेशों में। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान के भूभाग को कृषि की दृष्टि से कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में से बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस वर्ष अकाल या सूखा प्रभावित गांवों की मंत्र अधिकतम थी, सबसे ज्यादा अकाल और सूखा किस वर्ष पड़ा था, तो देखिए 2002-3 में राजस्थान में बहुत बड़ा सूखा और अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए उपाय नहीं है, उपचारात्मक उपाय नहीं है, तो वो कृषि विकास को बढ़ावा देना नहीं, मानव संसाधनों का अनुचित प्रयोग, इसमें कोई उपाय नहीं है। कृषि विकास को बढ़ावा देना बिल्कुल हो सकता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी हो सकता है, शैक्षणिक सुधार भी होगा, पर मानव संसाधनों का अनुचित उपयोग इससे कोई लेना देना नहीं है बेरोजगारी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो देखिए राजस्थान के जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर में स्थित है। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत से कम होना राजस्थान में मंद आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। कौन सा विकल्प इसके लिए उचित कारणों में बताया गया है, तो देखिए इसमें बताया गया कि औद्योगिक निवेश की निम्न दर, ये सही है। सेवा क्षेत्र का कम विकसित होना, ये भी एकदम सही है। राजस्थान में आधारभूत ढांचा का अभाव, ये भी सही है। भूमि अधिग्रहण के लिए अपर्याप्त भूमि, ये गलत है। भूमि अधिग्रहण का इसमें कोई योगदान नहीं है, तो इसका होगा 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्समैन टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है, तो देखिए नेक्समैन जो टेक्सटाइल पार्क स्थित है वो पाली जिले में स्थित है। राजस्थान के पाली में नेक्समैन टेक्सटाइल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं है, राज्य वित्त आयोग दिए गए हैं राजस्थान के और इनके अध्यक्ष। प्रथम जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे कृष्ण कुमार गोयल, बिल्कुल सही है। द्वितीय हैं हीरालाल देवपुरा, ये भी सही है। सेकंड नंबर के राज्य वित्त आयोग हीरालाल देवपुरा थे। थर्ड नंबर के माणिक चंद सुराना, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर के दे रखे हैं SB देराबी, तो ये गलत है। फोर्थ नंबर के BD कल्ला थे, BD कल्ला फोर्थ नंबर के राज्य वित्त आयोग। और अब वर्तमान अगर पूछे तो प्रद्युमन सिंह राजस्थान के वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स पचपदरा, ये ही नहीं है राजस्थान के केंद्र सरकार के अधीन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी केंद्र सरकार के अधीन आता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर, ये भी केंद्र सरकार के अधीन आता है। सांबर सोल्ट लिमिटेड जयपुर, ये भी केंद्र सरकार के अधीन आता है, परंतु राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क पंचपदरा ये नहीं आता। इसमें स्टेट साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये राजस्थान सरकार के अधीन ही आता है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई थी वो 2005 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना, तो कब से कब तक थी, कब स्टार्ट होती है, तो दीर्घ अवधि योजना स्टार्ट होती है राजस्थान रोड विजन 2010, राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2025, राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2022 और राजस्थान रोड विजन 2025। तो ये देखिए ये राजस्थान रोड विजन 2025। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं के उनके प्रारंभ वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए, तो देखिए एक तरफ योजना और एक तरफ प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है। विशेष संगठक योजना स्टार्ट हुई थी 1979 से 1980। स्वावलंब योजना प्रारंभ हुई थी 2004-05 में। एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण योजना स्टार्ट होती है 2008 में और समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना 1985 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 4, 3 और 2। तो देख लेते हैं 1, 4, 3 और 2। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर होगा, 1, 4, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन का नाम दिया गया। तो देखिए इसमें जोधपुर और जैसलमेर है, परंतु बीकानेर इसमें शामिल नहीं है, नागौर इसमें शामिल है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है राज्य में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा बनाने का संयंत्र भालेरी चूरू में स्थापित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खारे पानी से मीठे पानी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, वह है भालेरी चूरू में स्थापित किया गया है। अगला ऑप्शन है भड़ला सोलर पार्क की परिकल्पना राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई है। तो देखिए ये भी एकदम सही है। अगला है भड़ला सोलर पार्क की क्षमता 2245 मेगावाट है। तो देखिए ये भी एकदम सही है। तो इसका 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर या बी इसका राइट आंसर होगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है। तो देखिए ये विकसित किया गया है भड़ला फेज सेकंड, जिसकी क्षमता 680 मेगावाट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, वो रेडॉक्स की अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है DLA का पूर्ण रूप क्या है, DLA की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका राइट आंसर होगा DLA की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है जब प्रकाश किरण कहाँ चलती है, कांच से पानी की तरफ चलती है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत द्वारा प्रक्षेपित वह उपग्रह जिसका उपयोग सैन्य एवं जासूसी कार्यों के लिए किया जाएगा, वह है TES। TES क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है TES की। इससे क्या जासूसी कार्य किए जाते हैं किसके, सैन्य और उपग्रहों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम से प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी के रंगों के नाम प्रथम अक्षर से बने शब्द से ज्ञात होता है। तो देखिए ये कौन सा होगा, ये होगा ये VIBGYOR, मतलब वॉयलेंट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये अंग्रेजी के जो कलर्स के नेम है उनके फर्स्ट लेटर से ये बनता है विबग्योगर। तो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे यानी ह्यूमन किडनी में होने वाली पथरी जो स्टोन्स पाए जाते हैं वो बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है, जो कि किडनी में स्टोन पाया जाता है वो। अगला प्रश्न है अज्ञात रुधिर वर्ग का वह गंभीर रूप से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्त की कमी पड़ती है, रक्त की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्न कौन सा रक्त है जो कि उसके लिए सुरक्षित होगा। तो देखिए वो होगा O ब्लड ग्रुप RH- का, यानी O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो उसके लिए सबके लिए प्रयोग में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तांबे के बर्तन के संपर्क में आने पर होने वाला रंग का लेप किसका मिश्रण होगा। तो देखिए ये रंग का लेप जिससे मिश्रण होगा तांबे के बर्तन पर, ये होगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ट्रिपल एंटीजन से संबंधित नहीं है। तो देखिए टाइफाइड है वो ट्रिपल एंटीजन से संबंधित नहीं है, बाकी काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया ये सभी ट्रिपल एंटीजन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये थे हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 CET का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, जिसमें कि हमने सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया है। हिस्ट्री भी लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर और साइंस भी हमने लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।